अगर हम सोचें कि एक बहुत ही विशाल देश है जिसमें सैकड़ों रियासतें हैं, अलग-अलग भाषाएं हैं, धर्म हैं और उसके लिए सिर्फ एक रूल बुक लिखनी है। हाँ, और वो भी ऐसे वक्त में जब देश के नक्शों पर लिटरली लकीरें खींची जा रही थी। बिल्कुल, सत्ता बदल रही थी। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी हिस्टोरिकल पजल को डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास क्रॉनिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेशंस के नोट्स हैं और आज का हमारा मिशन है 1946 से 1950 तक चले उन 12 ऐतिहासिक सेशंस की एक क्रोनोलॉजिकल जर्नी पर जाना। सही कहा। और खासकर जो हाई स्कूल में हिस्ट्री पढ़ते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए इन तारीखों को रटने की बजाय उनके पीछे की कहानी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये सिर्फ कुछ मीटिंग्स की लिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का एक तरह से फाउंडेशन बनने की कहानी है, एकदम। जब हम इन 12 सेशंस को डिटेल में देखते हैं ना, तो समझ आता है कि कैसे एक इतने बटे हुए समाज को एक मॉडर्न रिपब्लिक में बदला गया। हर कदम पर बहुत डिसएग्रीमेंट्स थे और उनको कैसे सुलझाया गया, वही हमारे डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की असली नींव है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा पहले सेशन पर आते हैं जो 9 दिसंबर से 23 दिसंबर 1946 तक चला। नोट्स बताते हैं कि पहली मीटिंग हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट बनाया गया। हाँ, लेकिन उसके ठीक 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। तो यहाँ एक बेसिक सवाल आता है दिमाग में, जब पता ही था कि परमानेंट प्रेसिडेंट चाहिए तो बीच में एक टेम्परेरी अध्यक्ष क्यों लाए गए? मतलब क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी? देखिए, ये फॉर्मेलिटी बिल्कुल नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट्री जरूरत थी उस वक्त। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। 9 दिसंबर 1946 को लगभग 300 लोग पहली बार एक हॉल में जमा हुए थे। राइट, एक बड़ी भीड़ थी। हाँ, और उस भीड़ को कंट्रोल करने और मीटिंग को एक लीगल दिशा देने के लिए तुरंत किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जरूरत थी। अगर कोई अध्यक्ष ही ना हो तो मीटिंग ऑफिशियली शुरू कैसे होगी? ओके, तो मतलब प्रोसीडिंग स्टार्ट ही नहीं हो सकती थी। एग्जैक्टली। तो फ्रेंच पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए असेंबली के सबसे सीनियर मेंबर, जो कि डॉक्टर सिन्हा थे, उनको ये एक टेम्पररी कमांड सौंपी गई। उनका मेन काम बस नए मेंबर्स को शपथ दिलाना और परमानेंट प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना। हाँ, बिल्कुल स्मूथली वो इलेक्शन कंडक्ट करवाना था। एक बार वो शुरुआती स्ट्रक्चर सेट हो गया, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने परमानेंटली अपना चार्ज ले लिया। मेक सेंस। एक सिस्टम बनाने के लिए वो पहला स्टेप जरूरी था। फिर हम आते हैं दूसरे सेशन पर जो 20 जनवरी से 25 जनवरी 1947 के बीच हुआ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया। बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था ये। हाँ, नोट्स में इस पर काफी जोर दिया गया है, पर मैं सोच रही थी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन अभी लिखना शुरू ही नहीं हुआ था तो इस प्रस्ताव पर इतना वक्त क्यों लगाया गया? ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली काम क्या कर रहा था? एक ब्लूप्रिंट की तरह? आप इसको ब्लूप्रिंट या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फिलोसॉफिकल कंपास कह सकते हैं। देखिए, जब इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन रहा हो तो सभी के बीच एक आम सहमति तो होनी चाहिए ना कि आखिर हम जा किस तरफ रहे हैं। सही बात है। देश कैसा होगा उसके बारे में। हाँ, क्या ये देश एक मोनार्की होगा या कोई सोशलिस्ट स्टेट होगा? लोगों के बेसिक राइट्स क्या होंगे? नेहरू जी का ये जो रेजोल्यूशन था वो इन्हीं बुनियादी सवालों का जवाब था। अच्छा। इसने क्लियर कर दिया था कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक होगा जहां माइनॉरिटीज और बैकवर्ड क्लासेस को पूरी सिक्योरिटी मिलेगी। और ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आगे चलकर जितनी भी कमिटीज बनी उनको इसी के दायरे में रहना था। बिल्कुल, वो इस डायरेक्शन से भटक नहीं सकती थी। ये एक फाउंडेशन थी जिसके ऊपर पूरी इमारत खड़ी करनी थी। तो फाउंडेशन सेट हो गई। अब अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, अप्रैल 1947 से अगस्त 1947 वाले फेज में, जिसमें तीसरा, चौथा और पांचवां सेशन आता है। तीसरे सेशन में कमिटीज अपनी रिपोर्ट्स ला रही थीं। यहाँ एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को किसी एक ही ग्रुप ने क्यों नहीं लिखा? मतलब काम को इतनी सारी अलग अलग कमिटीज में क्यों बांट दिया गया? इसको थोड़ा प्रैक्टिकली देखिए। अगर 300 से ज्यादा लोग एक ही कमरे में बैठकर किसी एक कानून की कॉम्प्लेक्स लीगल भाषा पर एक साथ बहस करेंगे तो क्या होगा? दिया गया जैसे फंडामेंटल राइट्स के लिए एक अलग कमेटी थी, यूनियन पावर्स के लिए अलग, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए अलग। ओह, जैसे किसी बड़े प्रोजेक्ट में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। सही पकड़ा। ये छोटी और फोकस्ड टीम्स अपने अपने टॉपिक्स पर डीपली रिसर्च करती थी, ड्राफ्ट बनाती थी और फिर उस पर बड़ी चर्चा के लिए उसे मेन असेंबली के सामने पेश करती थी।
ये एक पैरेलल प्रोसेस था। इसके बिना इतने कम टाइम में ये काम पूरा करना पॉसिबल ही नहीं था। पैरेलल प्रोसेसिंग से काम डेफिनेटली फास्ट हुआ होगा, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत ही हिस्टोरिक तारीख आती है। चौथे सेशन में 14 जुलाई से 31 जुलाई 1947 तक जो चला, नोट्स बेसिकली 22 जुलाई 1947 को हाईलाइट करते हैं। हाँ, जब हमारा नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया गया था। एग्जैक्टली और ये डेट बहुत ध्यान खींचती है, क्योंकि 15 अगस्त को आज़ादी मिलने से ठीक कुछ हफ्ते पहले ही तिरंगे को अपना लिया गया था। इस टाइमिंग के पीछे क्या कोई खास स्ट्रैटेजी थी? स्ट्रैटेजी भी थी और इसका एक बहुत डीप साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी था। देखिए, 15 अगस्त को जब एक्चुअल पावर ट्रांसफर होनी थी, तब एक ऑफिशियल सिंबल की बहुत जरूरत थी जो इस नए देश को रिप्रेजेंट कर सके। क्योंकि उसके पहले तो यूनियन जैक ही था सब जगह। बिल्कुल, सदियों से वही ब्रिटिश पावर का सिंबल था। तो आज़ादी के दिन एक सॉवरन नेशन को लहराने के लिए अपना खुद का झंडा चाहिए था। 22 जुलाई को इसको अडॉप्ट करने का सीधा सा मतलब ये था कि जब आज़ादी का मूवमेंट आए तो देश भर में लहराने के लिए एक ऑफिशियल झंडा रेडी हो। हाँ, सभी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और एम्बेसीज में एक आम सहमति से चुना हुआ फ्लैग मौजूद हो। इस सच में एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बनाने का पहला बड़ा स्टेप था। और इसी आइडेंटिटी ने 5वें सेशन में, जो 14 अगस्त से 30 अगस्त 1947 तक चला, वहाँ एक प्रॉपर लीगल फॉर्म ले लिया, क्योंकि इसी दौरान देश को आज़ादी मिली और असेंबली एक सॉवरेन बॉडी बन गई। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वैसे सॉवरेनिटी वर्ड हम बहुत सुनते हैं, पर टेक्निकली देखा जाए तो 14 अगस्त से पहले और 15 अगस्त के बाद असेंबली की पास में एक्चुअली क्या चेंज आया था? ये एक बहुत ही बारीक लीगल पॉइंट है। देखिए, 14 अगस्त तक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टेक्निकली ब्रिटिश कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर बनी एक बॉडी थी। मतलब उनका कंट्रोल था कहीं ना कहीं। एग्जैक्टली। इसका सीधा मतलब था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास इस असेंबली के किसी भी फैसले को रिजेक्ट करने या उसमें इंटरफेयर करने की थ्योरेटिकल पावर थी। ओके। लेकिन जैसे ही 1947 का इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ, वो ब्रिटिश कंट्रोल हमेशा के लिए खत्म हो गया। एक सॉवरन बॉडी बनने का लीगल मतलब ये था कि अब इन पर किसी बाहरी ताकत का कोई दबाव नहीं था। तो वो कुछ भी कानून बनाए, उन्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए थी। सही बात है। किसी ब्रिटिश वाइसरॉय या क्राउन की मंजूरी की कोई जरूरत नहीं थी। ये एब्सोल्यूट पावर ट्रांसफर था। कमाल की बात है। अब यहाँ से कहानी उस फेज में आती है जो पर्सनली मुझे सबसे कॉम्प्लेक्स लगता है। आज़ादी मिल चुकी थी, सॉवरेनिटी आ गई थी, और अब हम एंटर करते हैं जनवरी 1948 से जनवरी 1949 वाले टाइम में। छठे सेशन यानी 27 जनवरी 1948 को ड्राफ्टिंग कमिटी की प्रोग्रेस पर बात हुई। हाँ, और ये समिति बहुत अहम थी। पर इसके बाद 7वें सेशन के लिए सीधा 4 नवंबर 1948 तक का वेट करना पड़ा, जब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा ड्राफ्ट असेंबली में पेश किया। तो ये जो करीब 10 महीने का गैप है, अगर कमिटीज पहले ही रिपोर्ट दे चुकी थी, रेजोल्यूशन पास हो चुका था, तो सिर्फ ड्राफ्ट बनने में इतना लंबा वक्त क्यों लग गया? देखिए, ये इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे, उनका काम सिर्फ उन अलग अलग रिपोर्ट्स को एक साथ स्टेपल करके रख देना नहीं था। राइट, उसको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनाना था। बिल्कुल। उन्हें उन सारे आइडियाज को एक ऐसी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा में बदलना था जो कल को कोर्ट्स में टिक सके। और एक और बहुत बड़ी बात, इस बीच देश का पार्टीशन हो चुका था। ओह, जिसने सब कुछ बदल दिया था। पूरी पॉलिटिकल और सोशल रियलिटी बदल गई थी देश की। जिन शक्तियों और राइट्स पर पहले प्रैक्टिकली सहमति बन चुकी थी, उनको अब एक बढ़ते हुए दंगाग्रस्त देश के नजरिए से फिर से देखना पड़ा। और इस सब में सबसे जरूरी बात, फरवरी 1948 में एक पहला ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था और उसे आम जनता, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और अलग अलग बॉडीज के पास उनके फीडबैक और क्रिटिसिज्म के लिए भेजा गया था। वेट, सच में? यानी पब्लिक ने भी उस पर अपने सजेशंस दिए थे? एकदम। करीब 8 महीने तक उन सारे सजेशंस को पढ़ा गया, उन पर चर्चा हुई। उसके बेसिस पर ड्राफ्ट में काफ़ी चेंजेस किए गए। उसके बाद ही जाके नवंबर 1948 में वो फाइनल ड्राफ्ट असेंबली के सामने आया। वाओ, तो ये बस बंद कमरों में लिया गया कोई फैसला नहीं था, इसमें एक्चुअल पब्लिक पार्टिसिपेशन भी था। ये तो बहुत बड़ी बात है। अब जब ड्राफ्ट सामने आ ही गया, तो मई 1949 से अक्टूबर 1949 के बीच जो भी हुआ, वो किसी भी लोकतंत्र की मुझे लगती है सबसे बड़ी परीक्षा थी। बिल्कुल, सबसे लंबी और थका देने वाली बहस। हाँ,
8वां, 9वां और 10वां सेशन, इनमें जो स्क्रूटनी और अमेंडमेंट्स हुए हैं वो सच में माइंड ब्लोइंग है। मैं इसको एक बड़े ब्रिज के कंस्ट्रक्शन जैसा देखती हूँ। ड्राफ्ट वो ब्रिज था और इन 3 सेशंस में उस ब्रिज का स्ट्रेस टेस्ट हो रहा था। हजारों अमेंडमेंट्स प्रस्तावित हुए। इस इतने बड़े प्रोसेस को कैसे मैनेज किया इन्होंने? आपका वो स्ट्रेस टेस्ट वाला एग्जाम्पल काफी परफेक्ट है इसके लिए। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि असेंबली ने अमेंडमेंट्स पर बहस की, तो वो बस कुछ वर्ड्स का चेंज नहीं था। लगभग 7,600 से ज्यादा अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए थे। 7,600? ओ माय गॉड। हाँ, और उनमें से करीब 2400 पर असेंबली में प्रॉपर डिटेल में चर्चा हुई। हर एक आर्टिकल को एक-एक करके पढ़ा जाता था। मेंबर्स उसकी कमियां निकालते थे। ये सोचते थे कि फ्यूचर में इसका क्या गलत यूज हो सकता है। एंटिसिपेट कर रहे थे प्रॉब्लम्स को। बिल्कुल। और फिर वोटिंग होती थी। डॉक्टर अंबेडकर को हर एक क्रिटिसिज्म का बहुत ही लॉजिकल और लीगल जवाब देना पड़ता था वहां खड़े होकर। उनके लिए तो ये बहुत मेंटली एग्जॉस्टिंग रहा होगा। बहुत ज्यादा। ये इस बात का सबूत है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में किसी एक की नहीं चलती थी, कोई तानाशाही नहीं थी। ये एक बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था जहां हर आइडिया को टेस्ट किया जा रहा था। और इन्हीं डिबेट्स के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया जिस पर 9वें सेशन में बहुत डीप चर्चा हुई थी, और वो था फेडरल सिस्टम या संघीय व्यवस्था। ये टर्म सिविक्स की बुक्स में हमेशा आता है स्टूडेंट्स के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के सामने ये चैलेंज था कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पावर्स कैसे बांटी जाएं। उन्होंने एंड में एक स्ट्रॉन्ग सेंटर का ऑप्शन क्यों चुना? ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग में से एक है। फेडरल सिस्टम का बेसिक मतलब ही यही है कि ताकत को बांटना, ताकि सारा कंट्रोल एक जगह पर ना हो। अब स्टेट्स को अपनी भाषा, कल्चर और लोकल इश्यूज के हिसाब से काम करने की आजादी चाहिए थी, जो कि फेयर भी है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने अभी बात की, देश ने बिल्कुल ताज़ा पार्टीशन का दर्द सहा था। एक बहुत बड़ा डर था उन लोगों के दिमाग में, अगर स्टेट्स को बहुत ज्यादा पावर्स दे दी गई तो देश के और भी टुकड़े हो सकते हैं। ओह, यूनिटी खत्म हो सकती थी। एग्जैक्टली। इसीलिए उन्होंने ऐसा एक सिस्टम डिजाइन किया जो नॉर्मली तो एक फेडरल स्ट्रक्चर की तरह काम करे, जहां स्टेट्स के पास अपनी ताकत है, लेकिन अगर देश पर कोई क्राइसिस आए, कोई इमरजेंसी हो, तो वही सिस्टम एक स्ट्रॉन्ग यूनिटरी या एकात्मिक सिस्टम में बदल जाए, ताकि देश टूटने से बच जाए। हाँ, सेंटर के पास कंट्रोल आ जाए उस वक्त। ये तो सच में एक बहुत बारीक बैलेंस था। स्टेट्स की आइडेंटिटी भी बचा ली और देश की एकता भी। तो इन सारी लंबी डिबेट्स, मॉडिफिकेशंस के बाद फाइनली वो टाइम आया जब इस डॉक्यूमेंट को फाइनल रूप देना था। अब हम 11वें और 12वें सेशन के उस हिस्टोरिकल फिनाले पर आ गए हैं। 11वां सेशन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला, और 26 नवंबर को प्रियम्बल में लिखे वो फेमस वर्ड्स आए, अडॉप्टेड, इनैक्टेड एंड गिवन टू देमसेल्व्स। हिंदी में कहें तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसर्पित। ये सिर्फ लीगल वर्ड्स नहीं लगते मुझे। आत्मसर्पित का मतलब खुद को सौंपना। ये किस बड़े चेंज का सिंबल था। ये इंडिया की हिस्ट्री का सबसे रेवोल्यूशनरी मोमेंट आप कह सकती हैं। देखिए, हजारों सालों से इस सबकॉन्टिनेंट में कानून हमेशा ऊपर से नीचे आया था। किसी राजा का ऑर्डर, राइट? हाँ, चाहे वो किसी सम्राट का फरमान हो या किसी ब्रिटिश वाइसरॉय का लॉ, पावर हमेशा ऊपर बैठे किसी एक इंसान या बॉडी के पास होती थी। लेकिन ये जो वर्ड है ना, आत्मपिर्त, इसने इस पूरे सिस्टम को उल्टा कर दिया। टॉप डाउन से बॉटम अप कर दिया। एकदम सही। इसने दुनिया को बताया कि इस कॉन्स्टिट्यूशन की ताकत किसी भगवान, किसी राजा या किसी बाहरी पार्लियामेंट से नहीं आई है। इसका स्रोत भारत की आम जनता है। ये लोगों ने खुद अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए खुद पर लागू किया था। ये प्रजा का नागरिक बनने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट था। जर्नी का आखिरी स्टॉप था 12वां सेशन, जो 24 जनवरी 1950 को हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की आखिरी मीटिंग थी। इसी दिन मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन की फाइनल कॉपीज पर साइन किए, और इसी मीटिंग में हमारे नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट चुना गया। ये मीटिंग एक ही वक्त में एडमिनिस्ट्रेटिव भी थी और बहुत ज्यादा सिंबॉलिक भी। हाँ, इस लास्ट मीटिंग ने उन सभी चीजों को एक साथ बांध दिया जो एक नए देश को कंप्लीट बनाती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन करने का मतलब था कि अब हम सब एक ही कानून से बंधे हैं। सही बात है। नेशनल एंथम और सॉन्ग को अपनाना
उस इमोशनल और कल्चरल यूनिटी को एक लीगल रूप देना था। और एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट का होना ये इस बात की गारंटी थी कि अब इस देश का मुखिया कोई राजा का बेटा या कोई ब्रिटिश क्राउन नहीं होगा, बल्कि एक चुना हुआ लीडर होगा। ये 26 जनवरी 1950 को एक कंप्लीट रिपब्लिक बनने से ठीक 2 दिन पहले की आखिरी और सबसे अहम तैयारी थी। तो अगर हम हिस्ट्री के स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से इस 1946 से 1950 की पूरी जर्नी को देखें तो क्लियर हो जाता है कि ये 12 सेशंस कोई नॉर्मल मीटिंग्स नहीं थीं। डॉक्टर सिन्हा की उस टेम्परेरी पोस्ट से शुरू होकर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ब्लूप्रिंट तक, कमिटीज़ की दिन रात की मेहनत, ड्राफ्ट पर हुई वो हज़ारों डिबेट्स और फिर एंड में खुद को एक कॉन्स्टिट्यूशन सौंपना, ये एक बहुत ही लॉजिकल और वेल थॉट आउट प्रोसेस था। और आज के दौर में ये समझना और भी ज़रूरी है। आज हम जो सिविल राइट्स, फ्रीडम और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस एंजॉय करते हैं, वो एक दिन में नहीं बन गए थे। उनके पीछे सालों का स्ट्रगल था। बिल्कुल। उन 3 सालों में कड़े विरोध, तीखी बहसों और डीप सोच विचार के बाद उनको बनाया गया था। ये प्रोसेस हमें सिखाता है कि लोकतंत्र का असली मतलब ही डिसएग्रीमेंट्स के बीच एक रास्ता निकालना है। बहुत सही कहा आपने। हिस्ट्री वाकई सिर्फ बीते हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि ये आज हमारे प्रेजेंट को समझने की चाबी है। तो इस क्रोनोलॉजिकल जर्नी को हम यहीं रोकते हैं, पर जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सोचने वाली बात छोड़कर जाते हैं। हाँ, बताइए। अगर कोई सोचे कि वो आज से ठीक उतने साल पहले 24 जनवरी 1950 को उस ऐतिहासिक कमरे में बैठा होता और उस डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाला होता जो आने वाले 100 सालों का फ्यूचर तय करेगा, तो आज की उन चैलेंजेस को देखते हुए वो कौन सा एक नया रूल है जो वहां उस वक्त जरूर शामिल करवाना चाहता, ये सोचना काफी दिलचस्प होगा। वाकई। तो इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार मिलेंगे एक और नए और इंटरेस्टिंग विषय के साथ।